पता नहीं मुझे इस मंच पर ये चीज़ शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि जब मैं शिक्षक हुआ तब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश का ज़माना था। ये मैं आपको 93-94 के आसपास की बात बता रहा हूँ जी। उत्तराखंड मूवमेंट शुरू हो गया। अच्छा। लगातार लिख ही रहा था। एक कहानी मैंने वर्तमान साहित्य, उस ज़माने में वर्तमान साहित्य पत्रिका छपती थी गाज़ियाबाद से। अच्छा। और शेरा यात्री उसमें संपादक होते थे। और मेरी एक कहानी मुझे ठीक स्मरण नहीं आ रहा है कि उससे पहले तो किसी को पता नहीं था पता। हाँ। उसके बाद तब मेरी जो छवि बनी वहाँ कि भाई ये बच्चा लिखने पढ़ने वाला है। और मुझे लगता है कि वही प्रेरणा फिर बनी जिससे मैं लगातार अपना लेखन यात्रा को जारी रख सका। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सोशल मीडिया का दौर आया, साहित्य का दौर भी हिमालय की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको पढ़ करके हम कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड का वो शख्सियत जिन्होंने कलड़ी से केदार और इसी तरह की और कई सारी साहित्यिक रचनाएं की है। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश भर के अलग अलग राज्य आपकी कहानियों को अध्ययन और उसके लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित करती है और पढ़ करके लोग आगे बढ़ते हैं। वो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मुकेश नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रेम पंचोली जी। भाई जी, मैंने बहुत दिनों से कोशिश की थी कि मैं आपको बुलाऊं और आपसे बातचीत करूं। क्या बात है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अरे नहीं, आपने अवसर उपलब्ध कराया इसके लिए आभार। इसलिए नहीं हुई हिम्मत कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हमारे प्रदेश के, क्योंकि मैं एक दिन वहाँ था ना कर्नाटक में, तो मैं एक बेसिक स्कूल में था और वो बच्चे हिंदी की किताब मैं उनको पढ़ रहा था। तो एनसीएफ जब बनाया गया तो मैं भी एनसीएफ टीम में रहा। तो मैंने वहाँ मुकेश नौटियाल नाम था लिखा हुआ। मैंने कहा ये तो मेरे गांव के हैं। मैंने ऐसे बोल, वहाँ तो मेरे चाहे हम यहाँ 100-150 किलोमीटर का अंतर रहा हूँ। बोल कैसे आपके गाँव? मैंने कहा अभी बात करा दूँ। इत्तेफाक आपका फ़ोन लगा नहीं उस दिन। नहीं तो वो बच्चे इतने एक्साइटेड थे, मतलब इतने वो थे कि बस कब मिले हम उनसे। थोड़ा सा मैं इसी से संबंधित, वो उत्तराखंड का एक शिक्षा विभाग की एक टीम गई केरल, जिसमें हमारे राकेश जुगरान जी वगैरह भी थे। हाँ। तो वो बता रहे थे कि जब हम वहाँ पर गए तो हिंदी की किताब जब पलट रहे थे तो उसमें वो बसंत मेरे गांव का एक बसंत मेरे गांव का पाठ में रहा। तो वो कह रहे हैं वही हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में है वो। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि यार ये तो हमारे गांव के हैं, हमारे इलाके के हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि उनका पूरा नज़रिया ही बदल गया। हाँ, कि एक होता है एक एफिलिएशन जो होता नहीं, पर मेरी वो आपकी जो कहानी थी वो सुईली गांव, हाँ, चमकता रहेगा सुईली गांव वो वाली कहानी थी। तो उसको लेकर के था। चलो खैर ये बात है, पर मुझे जो बताया गया कि आप तो पेशे से मास्टर थे। जी शुरुआत मैंने तो बढ़िया तनख्वाह या बढ़िया सेटलमेंट, सुबह 10 बजे जाओ शाम को 5 बजे आओ, क्या आफत आ गए थे? पंचोली जी, ज़रूर मैं शिक्षक रहा और मेरा मन यही था कि उसी में बतौर करियर भी मैं शिक्षक ही रहूँ, क्योंकि हम लोगों का कन्फिगरेशन कुछ उसी तरह का था लिखने पढ़ने वाला। पर वो पता नहीं मुझे इस मंच पर ये चीज़ शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि जब मैं शिक्षक हुआ तब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश का ज़माना था। ये मैं आपको 93-94 के आसपास की बात बता रहा हूँ। उत्तराखंड मूवमेंट शुरू हो गया। अच्छा। उत्तराखंड मूवमेंट शुरू हुआ तो चारों तरफ एक वो आप जानते हैं कि अद्भुत आंदोलन रहा वो उत्तराखंड मूवमेंट। इतना स्वतः स्फूर्त आंदोलन गांधी जी के आंदोलन के बाद तो कम से कम इस देश ने शायद नहीं देखा जैसा उत्तराखंड मूवमेंट था, जिसमें कोई नेतृत्व नहीं है, गांव के गांव आ रहे हैं सड़कों पर अपनी मांग कर रहे हैं। तो हम सब लोग शिक्षक भी और कर्मचारी भी उसमें शामिल हुए। अब क्योंकि नारेबाजी सब लोग कर ही रहे तो जो हम लोगों की जो प्रवृत्ति है लिखना पढ़ना, और एक कविता मैंने लिखी अमर उजाला के लिए, बहुत छोटी सी कविता थी कि सांप इतना भयावह नहीं जितना कि वह सपेरा जिसके बीन के सहारे ये नाचता है। अच्छा। अब वो कविता अमर उजाला ने छाप दी उन्होंने, वो क्योंकि अमर उजाला दैनिक जागरण उस समय मूवमेंट में भी शामिल थे, आंदोलन में भी शामिल थे। हमारे यहाँ के दयानंद अनंत जी का एक अखबार आता था पर्वतीय टाइम्स दिल्ली से, तो पर्वतीय टाइम्स ने उसी कविता को लेकर उस पर कार्टून बना दिया। अच्छा। अब जब वो कार्टून बना तो उसमें प्रधानमंत्री जी और उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और मैं निशाने पे आ गया। जब आपके पीछे पुलिस
भाई अब आप ये तो होता ही है कौन, पता चला ये तो गुरुजी हैं, कहाँ हैं गुरुजी, फलां स्कूल में है। तो वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, फिर पुलिस से हमारे यहाँ तो अब हमारे आपके कार्यक्रम के बहुत सारे दर्शक होंगे जो पुलिस सेवा में भी हैं, मेरे तमाम मित्र हैं पुलिस सेवा में, लेकिन उस ज़माने में पुलिस एक भयभीत वो होता आज भी पहाड़ के गांव में अगर पुलिस आ गई किसी के घर पे बहुत बड़ी बात होती है। तो बड़ी बात क्या है, वो पूरी र्यूमर फैल जाती है कुछ गलत हो गया है। कुछ गलत हो गया है, मतलब वो पुलिस से ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो गया इसलिए पुलिस आई है, गलत को ठीक करने के लिए। ठीक करने के लिए पुलिस आती ही इसके लिए है, लेकिन उस जमाने में ये था, फिर वो रुद्रप्रयाग में पूछने लगे कहाँ रहते हैं स्कूल में, और फिर पंचोली जी कुछ इस तरह का हिसाब बना कि मैं खुद भी तनाव में आ गया, मूवमेंट चल ही रहा था। मैं नाम उल्लेख नहीं करूँगा, एक वहीं जो हमारे LIU के ही एक अधिकारी थे, वो भी क्योंकि पर्वतीय प्रांतर के ही थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये लिखना लुखना तुरंत बंद कर दो। और उस ज़माने में मैंने, क्योंकि तब आज वाली स्थिति नहीं थी, इतना भयंकर सूखा नहीं पड़ा था, तब सरकारी नौकरियां थी, पूरा अमर रोजगार समाचार आता था, आपको ध्यान होगा, इतना मोटा, और हर 6 महीने में नई नई भर्तियाँ आती रहती। 2-3 परीक्षाएँ मैंने दी थी और मुझे उम्मीद थी कि उनमें से मेरा कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो फिर परिस्थितियाँ ऐसी उसी समय मेरे दिमाग में ये था कि MA हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में करने के बाद मैं PhD करके और हायर एजुकेशन के लिए कहीं, लेकिन फिर वो मन कहते ना कि ऐसी खटास सी भर गई मुझे, और मैं निशाने पे आ ही गया था। तो फिर मैंने कहा अब छोड़ना ही ठीक है, तो फिर मैंने क्विट कर दिया और इस्तीफा दिया एक तरह से तो हो गया, बस रिजाइन दिया। रिजाइन दिया, जाहिर सी बात है। तो विभाग ने पूछा नहीं आपको कि क्यों? नहीं, वो सब क्योंकि बात आंदोलन की थी और उस आंदोलन में कोई भी अधिकारी, कोई भी वो, लेकिन मेरे तक तो इनपुट आ ही रहे थे, भैया आप कोई भी आदमी आपसे, आपका अधिकारी पूछेगा, मतलब ये कि आपने भी अपनी नौकरी उत्तराखंड आंदोलन में आहुति दी। ऐसा कोई दावा नहीं करता, बहुत सारे लोग थे, लाखों लाख लोग थे, उनमें से एक छोटी सी आहुति कहीं हमारी भी रही हो। ये आहुति तो है, मैं वो संदर्भ चर्चा आ गई, मैं इस बात की अमूमन चर्चा भी नहीं। उससे पहले कोई आया था आपका, कोई साहित्य में कोई लिख तो मैं लगातार रहा था, बाकायदा मैं कॉलम लिखता था उस समय भी अखबारों में, और तब मैं लिखता कम था, कार्टून बनाता था। मेरा एक नेताजी करके कार्टून कॉलम भी आता था, बिल्कुल सुपर प्लेज में और तमाम मैंने बहुत पढ़ा था। और एक बार मन ये भी था कि कार्टूनिंग को ही करियर बनाया जाए, लेकिन फिर तब ये लगा कि भाई मैं तो पहाड़ों में रह रहा था, उस ज़माने में ये इंटरनेट और वो थे नहीं, तो भाई अब डाक के माध्यम से जब तक वो दिल्ली पहुंचती है तब तक वो घटना बासी हो जाती है, कार्टून तो तात्कालिक संप्रेषण है। हाँ। तो वो सब मैं नहीं कर पाया, और उससे पहले लिख रहा था खूब, तब मेरी कहानियाँ वगैरह छपने लग गई थी। वो पहली कहानी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया? प्रेम पंचोली जी कहानियाँ तो मैं लगातार लिख ही रहा था। एक कहानी मैंने वर्तमान साहित्य, उस जमाने में वर्तमान साहित्य पत्रिका छपती थी गाजियाबाद से। अच्छा। और सेरा यात्री उसमें संपादक होते थे, और मेरी एक कहानी मुझे ठीक स्मरण नहीं आ रहा है कि कहाँ वो छपी थी, नागदोष करके। अच्छा। नागदोष कहानी थी। तो वो सेरा यात्री जी का मुझे फ़ोन आया कि उसमें जो मेरा उन्होंने बैकग्राउंड छापा था, उनको लगा कि छोटी उम्र का लड़का है, तो उनका मेरे को आया था कि मैंने आपकी ये कहानी पढ़ी है, इसको रीराइट करो और इसको वर्तमान साहित्य में भेजो। वर्तमान साहित्य उस दौर की बहुत बड़ी पत्रिका थी साहित्यिक हल्के में। अच्छा। वर्तमान साहित्य में अगर आप जगह पा लेंगे तो बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छी कहानी तो वो नहीं बनी, लेकिन उस उम्र में और उस अनुभव के हिसाब से मैंने उसको रीराइट किया, और वो वर्तमान साहित्य में जब उन्होंने उसको छापा, उससे पहले वो मेरे चित्र छाप ही रहे थे। अच्छा। मेरे रेखा चित्र छाप रहे थे। तो उसके बाद तब थोड़ा साहित्यिक हल्के में हुआ कि एक ये भी नाम है जो कहानियाँ लिख रहा। विद्यासागर नौटियाल जी ने उसका नोटिस लिया था। अच्छा। और सागर जी का मुझे पत्र आया था कि भाई तुम एक बार टिहरी आओ और मुझसे मिलो। अच्छा। तो बहरहाल मैं उस समय तत्काल तो नहीं जा पाया, लेकिन तब उनसे लगातार पत्र संवाद, और वही उसी मुझे लग रहा है कि उससे पहले मैंने उनका जो फट जा पंचदार कहानी थी उसको लेकर उनको चिट्ठी दी थी, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन बाद में जब उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी तो तब उन्होंने कहा कि यार तुम क्या वही मुकेश नौटियाल हो? मैंने कहा हूँ तो वही। तो कहानी क्या थी? उस सामान्य सी वो उस पर हमारे यहाँ जो पुछेरे होते हैं ना, नागदोष, हाँ, पुछेरे, उनके उस पर वो कहानी कुछ इस तरह की थी। अब तो मुझे लगता है कि उसकी प्रति वो प्रति भी मेरे पास होगी नहीं, और वो कहानी भी पता नहीं कहाँ अच्छा है कि नहीं। लेकिन वो ये था कि जो हमारे यहाँ देवता का पसवा होता है ना, हाँ, जिसमें देवता, वो पसवा को एक बार एक पर्स मिल जाता है कहीं पर,
वो पर्स उठा के ले आता है, घर ले आता अच्छा। है। इतनी सी छोटी सी थीम है। तो उसकी पत्नी भी, घर वाले भी कहते हैं कि इतने पैसे हैं भाई, हमारा तो जीवन सुधर गया, तो ठीक है इसको अब अंदर कर लेते हैं। तो तब तक कोई उधर से ढूंढते ढांढते, अब भाई पुछेरे के पास तो जाएंगे, कोई चीज़ खोई है तो कोई आ जाता है पुछेरे के पास कि यार कोई चीज़ खो गई। अब वो झूठ बोलना चाह रहा है कि कुछ भी बोल सकता है पुछेरा, लेकिन उसके अंतस में वो देवता है। हाँ, जो उसके अंतस में वो कहता है कि नहीं, बतौर पुछेरा तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा। तो वो कहता है कि भाई तू वहाँ पे जाओ, पीपल का पेड़ है, वहीं पे तेरा पर्स मिल जाएगा। हाँ। और वो जाता है तो उससे पहले वो शॉर्टकट से वहाँ पे पर्स डाल आता है। तो उसके घर वाले बच्चे बहुत उसको डांटते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा देखो भाई, जब तक मेरे हाथ में ये पुछेरे का कड़ा है तब तक पुछेरे के रूप में तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, भले मनुष्य के रूप में बोल दूँ। तो उस कहानी का भाव ये था कि वही मतलब आजकल जैसे जब एक मनुष्य में आप एक देवता प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उसके क्या संतरास होते हैं। इस तरह की कहानी। कोई कविता आपको याद आती है अपनी, जिसको आप बार बार याद पंचोली करते हैं? कविताएं मैंने बहुत कम लिखी हैं, और भले ये ज़रूर है कि वो भी वर्तमान साहित्य में छपी हैं, लेकिन वो छंद मुक्त और फ्री वर्स की ही कविताएं थी। मूलतः मैं कहानियाँ ही लिखता हूँ या आलेख लिखता हूँ। कब कितनी कहानियाँ हो गई अब तक? पंचोली जी ठीक ठाक तो मैंने कभी गिना नहीं, पर मुझे लगता है कि आप ये समझिए कि 89 में पहली कहानी छपी थी और तब से लगातार लिख ही रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अब तो सैकड़ों की संख्या में होना चाहिए। नहीं, मौजूदा समय में आपकी एक किताब बहुत वायरल हो रही है, कालड़ी से केदार। कालड़ी से केदार जी, वो बहुत ज़्यादा यात्रा popular वृत्तांत है। है जी। बल्कि वो यहाँ पर तो मैंने देखा कि जब वो केदारनाथ यात्रा पर प्रधानमंत्री जी आए थे तो यहाँ की सरकार के नुमाइंदों ने उनको भेंट की थी, पर्यटन मंत्री जी ने। हाँ। वो तो जब अखबार में मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो कालड़ी से केदार है। मैंने भी देखा, मैंने फिर आप तो फोन तब पता चला कि उन्होंने वो ठीक है। वो असल में पंचोली जी वो किताब मैंने इसलिए लिखी, मैं कहानियाँ इससे पहले मेरे पर आपने 5 किताब 2 बार लिखी। नहीं, वो 2 बार इसलिए कि शुरू में उसमें केदारनाथ आपदा इतनी हावी हो गई थी कि मुझे लगा कि जो भी आदमी बाहर से पढ़कर आएगा उसको लगेगा कि ये हमेशा से आपदाग्रस्त तो नहीं वो है, डर जाएगा। वो डर जाएगा। तो फिर मैं दोबारा 2 साल पहले केदारनाथ गया और वहाँ की जो व्यवस्थाएं दिखी, अच्छी बुरी जो भी थी, वो उसको लेकर मैंने उसमें 2-3 चैप्टर और जोड़े हैं और उसका वो नया एडिशन आया है समय साक्ष्य से ही। तो वो इसलिए वो कालड़ी से केदार मेरे को लिखनी पड़ी। कहानी से हटके मैंने पहली बार एक यात्रा वृत्तांत लिखा, वो इसलिए कि पंचोली जी आप भी स्वीकार करेंगे, और ये बात विद्यासागर नौटियाल जी ने स्वीकार की थी एक बार। मैं ये मानता हूँ कि हम पर्वत के लोगों को आदि गुरु शंकराचार्य का बहुत आभारी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि 8वीं सदी में जब वो यहाँ आए होंगे तो कैसा रहा होगा हिमालय का ये क्षेत्र, यहाँ के लोग, और वो जो उन्होंने हमको शेष दुनिया से जोड़ा, बद्रीनाथ को स्थापित करके या केदारनाथ को पुनर्स्थापित करके, तो वो जो उन्होंने दक्षिण से उत्तर का पुल बनाया, भाई एक बर्फीले इलाके का बिल्कुल सामुद्रिक इलाके से जो सीधे, और आप देखिए ना सीधे हितों का संबंध, आपके रावल दक्षिण भारत से होते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का मुझे लगता है कि तभी से हम पर्वत के लोग शायद मेन स्ट्रीम में शामिल हुए होंगे। तो आदिगुरु शंकराचार्य के प्रति मेरा बड़ा वो था, मेरा मन था कि मैं कभी उनके जन्मस्थली में जाऊं। और जब मैं दक्षिण भारत गया तो घूमा, वहाँ गाँव में गया और कालड़ी भी गया, तो कालड़ी से केदारनाथ तक जो कुछ मेरे को मिला वही उस किताब में। शंकराचार्य को मतलब किस रूप में देखेंगे तब, अगर मुकेश नौटियाल इस बात को कह रहे हैं? मुझे लगता है कि शंकराचार्य, पंचोली जी, एक बहुत बड़ा संकट हमारे समय का ये है कि हम किसी भी शख्स को ना अपने नज़रिए से स्थापित कर देते हैं। हाँ। कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इस विचारधारा का, ये आदिगुरु शंकराचार्य को अगर आप धर्माचार्य के रूप में देखेंगे तो वो केवल वो उनका कद छोटा करता है। अच्छा। मूलतः वो एक दार्शनिक हैं, भाई एक पद्धति है जिसके दर्शन की वो व्याख्या करते हैं। दूसरा वो ट्रैवलर हैं, यात्री हैं। भाई वेन सांग और फायान तो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है किताबों में, आदि गुरु शंकर को क्यों नहीं पढ़ाते आप? कहाँ आप आज भी कालड़ी में जाएंगे, इतना छोटा सा गांव, और कहाँ आपका बद्रीनाथ की जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से एक आदमी, और कुल 32 साल वो जिए, और 32 साल में आपने 4 कोनों को टच किया। हाँ। और जिन कोनों को आपने टच किया उन्हीं कोनों पे आपका आज का नक्शा बनता है। तो 800 साल पहले
जिस आदमी ने इतना दूरदर्शी जो शख्स था, वो उसको तो मैं उनको इसी रूप में देखता हूँ कि वो साहित्य विधा में जब शंकराचार्य की बात आती है ना, तो ऐसा बताया जाता है कि बौद्ध साहित्य जो है या बौद्ध शिल्प कला है, जो बौद्ध परंपरा है, उस पे उन्होंने हाईजेक किया है शंकराचार्य ने। हाँ, ये भी क्योंकि बौद्ध साहित्य आपने भी काफी ज्यादा बौद्ध साहित्य पे बुद्ध आपका मेरे बड़ा आराध्य अध्ययन आज भी आराध्य हैं बुद्ध तो को। इसलिए मुकेश नौटियाल से सवाल बनता है। नहीं, वो देखिए, वो दो धाराओं का आपसी वो है, टकराव है। अच्छा। एक बौद्ध धारा है, एक आपकी सनातन धारा है। उस जमाने में पंचोली जी आज की तरह विमर्श नहीं था कि आप और मैं बात कर रहे हैं तो आपने पत्थर उठाया और मैंने चाकू, ये इस तरह का विमर्श नहीं था। आदिगुरु आपने देखा नहीं कि उस जमाने में तो पूरा शास्त्रार्थ पर ही सब कुछ आपका चल रहा था। मंडन मिश्र से कितना लंबा शंकराचार्य जी का वो है, पूरा विमर्श है। इसी तरह से बौद्धों का भी ऐसा भी माना जाता है कि ये जो हिमालय का क्षेत्र था, उस जमाने में ऑलमोस्ट बौद्ध प्रभाव में आ गया था जब आदिगुरु यहाँ से गुजरे। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो चमोली में बधान पट्टी है, उस बधान पट्टी को राहुल साकृत्यायन कहते हैं कि ये दरअसल बौद्धायन पट्टी है। इसलिए वो बौद्धायन, चाइना से, चीन से, तिब्बत से होते हुए जब बौद्ध आए तो ये बौद्धायन पट्टी तो उसको कहते हैं कि फिर पहाड़ियों ने घिस घिस करके उसको बदान बना दिया। तो वो है कि तब वो बुद्धिस्ट प्रभाव था, लेकिन उससे पहले आदिगुरु शंकराचार्य से भी पहले यहाँ गुरु गोरखनाथ का बड़ा प्रभाव था। उससे पहले गुरु गोरखनाथ ऐसा लगता है कि हिमालय में आए होंगे। यही कारण है कि हमारे आज भी आप देखेंगे सांप के काटने का मंत्र, बिच्छू के काटने का मंत्र, पीलिया झाड़ने का मंत्र, ये सब गुरु गोरखनाथ के नाम पे है। अच्छा, गुरु गोरखनाथ को ज्ञान जागे, वहाँ से ध्यान जागे, वहाँ से शुरू होते हैं। तो ये जो ज्ञान की गंगा से आप बातचीत करेंगे तो शायद हम दूसरी धारा में चले जाएंगे। हम वापस से वहीं आते हैं आपके साहित्य में कि इतनी कहानियाँ लिखी, कैसे आता है आपके दिमाग में कि कहानी लिखना, मतलब कैसे आता था इतनी कल्पनाएं में, समझ नहीं आज बात। हम तो एक आर्टिकल लिखने में पसीना निकल जाता है। नहीं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। और आपने लिखना क्या है, जब आप जीवंत प्रस्तुतियां दे रहे हैं तो लिखेगा तो वो जिसके पास सामने मंच नहीं है। बहरहाल वो इस पर आप मत जाइए, हर आदमी का अपना महत्व है और मीडिया में अलग अलग चैनल नहीं, वो जो तकनीकी है ना, वो कहानी की तकनीकी ये है। पंचोली जी मैं कई बार कहता हूँ कि साहित्य में आप सृजन करना, किसी को आप पेंटर फोर्सफुली नहीं बना सकते, किसी को आप कवि फोर्सफुली नहीं बना सकते, किसी को आप संगीतज्ञ फोर्सफुली नहीं। मूल जड़ उसके अंदर होनी चाहिए, बीज उसके अंदर होना चाहिए। बीज को आप कैसे पल्लवित परिस्थित करेंगे, ये एक अलग मसला है। अब कहानी की जो बात आती है, मुझे नहीं लगता कि कोई कथाकार अपनी तरफ से कोई मौलिक बात सोच रहा है। आप कहीं गए, आपने मुझे एक छोटा प्रसंग सुनाया, उस प्रसंग को मुझे लगा कि यार इस पर कुछ लिखना चाहिए। कई बार तो ये होता है पंचोली जी, मैं अनिद्रा का भी रोगी हूँ, अनिद्रा का शिकार हूँ, और मुझे लगता है कि उसके पीछे कारण यही है कि दिन भर में आप जितने अनुभवों से गुजरते हैं। एक हमारे गांव से नज़दीक एक दूसरे गांव में एक घटना घटी कि दो बच्चियां, एक माँ 2 बच्चियों को बंद करके जंगल गई, उसको वहाँ पतरोल ने पकड़ दिया। बहुत पुरानी बात है, तब मैं छोटा 7वीं 8वीं में कहीं रहा होगा। माँ को तो पतरोल ने कैद बना दिया। वो दोनों बच्चियाँ यहाँ कमरे में रह गई, दिन भर रही, फिर वो कोई जमानत देने आया नहीं, माँ वहीं बंद रह गई। सुबह पता चला कि वहाँ बड़ी अनहोनी हो गई, वो भैंस भी मरी भूख से, वो बच्ची भी गई, और इस तरह की एक घटना। तो वो घटना मुझे इतने दिनों तक मैंने कचोटती रही कि कैसा समाज है, कैसी मजबूरियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं। और जब मैंने उस पर कहानी लिखी तो फिर मैं बड़ा हल्का हो गया। तो टेक्निक जिसको आप कह रहे हैं, वो दरअसल टेक्निक वो आपके अंतस का गुबार होता है, जो आपको पात्र को ईजाद करना या इस तरह अभिनय को उसको पंचोली में डालना। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पंचोली जी। ये ऐसे होता है कि जब आपके अंदर कोई बात उमड़ रही है, घुमड़ रही है। असली चीज़ ये है, आज हमारे यहाँ इतने सारे, हमारी नई पीढ़ी भी लिख रही है, तमाम जो लिखने वाले, मैं सबसे कहता हूँ कि पहले किसी भी कविता को, कहानी को, आलेख को अपने अंतस में पकने दो कई दिन, कई बार साल। मुझे एक कहानी लिखने में आप आश्चर्य करें, कई बार 2 साल लग जाते हैं। 2 साल आप लिखते हैं, फिर रिराइट करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर रिराइट करते हैं।
कितनी वो छोटी फालतू आप दुनिया भर के शब्दों का आडंबर खड़ा करें, उससे 2 काम साल नहीं तक चलता। रिटायर करते रहते हैं। हाँ, कई कहानियां हैं तो जिनमें जब वो 2-2 छपने साल। जाते हैं तब फिर भी करेक्शन करना होता है फिर भी। ना फिर है तो तो फिर कठिन तो काम फिर तो बल्कि अभी वो जो आपने एक कहानी मैंने वो कुछ उनके लिए साइकिल एक पत्रिका है जो भोपाल से छपती है, उनके लिए वो गोतरा एक कहानी मैंने लिखी। जो हमारे यहाँ गो होते हैं ना, गौले जो होते हैं, हाँ। ये गौले गायब हो गए, अचानक ही गायब हुए। हाँ। आप ध्यान ख्याल करेंगे कि हाँ। पहले गांव में कितने सारे गौले नजर आए, अब हाँ। वो अचानक कहाँ गए वो? नहीं, तो गायब है। तो कहाँ गायब हुए? तो मेरे दिमाग में एक आया कि कहीं यार ये ऐसा तो नहीं कोई पकड़ के ले जा रहा है इनको, तो एक कल्पना है वो। तो वो जो गोतरा कहानी मैंने लिखी, उसमें लगभग मुझे 1.5 साल लगा उसको लिखने में। एक प्लॉट बनाया, फिर लगा ना यार ये तो कुछ बन नहीं रहा, फिर दोबारा लिखा, फिर तिबारा लिखा। कई ड्राफ्ट में आप लिखते रहते हैं और लिखना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में प्रेम पंचोली जी, ये बहुत बड़ा संकट है कि हमारे यहाँ लोग ना मेहनत नहीं करते। मैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें मैं अपने को भी शामिल करता हूँ। जबकि आप बंगला साहित्य अगर पढ़ेंगे, असमीज साहित्य पढ़ेंगे या अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, वहाँ बहुत मेहनत करते हैं, फील्ड में जाकर चीज़ों को टटोलते हैं। आपने देखा महाश्वेता देवी अगर किसी आदिवासी पे लिख रही हैं तो पहले वो आदिवासी इलाके में जाएंगी, वहाँ रहेंगी, उनका खाना खाएंगी, उनके जैसा जीवन जिएंगी, तब वो एक कहानी आएगी। अब हम उम्मीद करते हैं हिंदी पट्टी में इस तरह का कोई पहल करता है। हिंदी पट्टी में थोड़ा संकट है। ये है नहीं, कुछ लोग बताते हैं कि कभी किसी ज़माने हिंदी की जो डिक्शनरी थी उसमें बहुत सारे शब्द थे और अंग्रेजी में उससे कम थे। आज अंग्रेजी उससे दुगुनी बढ़ गई, हिंदी में 2.5 लाख ही शब्द रह गए हिंदी डिक्शनरी में। ये क्या कारण हो सकता है? अंग्रेजी के पास 7 लाख शब्द है हिंदी अंग्रेजी की जो डिक्शनरी है। अच्छा, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपना मानस खुला रखना पड़ेगा ना। अंग्रेजी में इतना साहस है। पाठक ज़्यादा बढ़े नहीं, पाठक भी बड़े हैं। वो अंग्रेजी भाषा बड़ी डेमोक्रेटिक भाषा है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत डेमोक्रेटिक भाषा है। वो प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज ले आते हैं, हाँ, उच्चारण में भी चेंज। उनको लगता है कि नहीं ये उच्चारण ठीक नहीं हो रहा। कई शब्दों के उच्चारण आजकल बदल गए हैं। आप देख रहे होंगे हमारे ज़माने में अंग्रेजी में कुछ और बोलते थे, आजकल किसी और ढंग से उच्चारित कर रहे हैं। उनको लगा कि यार अब ब्रिटेन में खूब सारा समोसा मिलने लग गया, सब उन्होंने समोसा अपनी डिक्शनरी में शामिल कर दिया। उनको लगा यार कि अब हम भी परांठा खाने लगे, उन्होंने परांठा अपने यहाँ शामिल कर दिया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल कर दिया। चटनी उन्होंने वहाँ शामिल कर दी। आपको डेमोक्रेटिक खुले दिमाग का आपको होना है। हमारे यहाँ हिंदी में समस्या ये है कि हमारे यहाँ हिंदी में कई तरह की संकीर्णताएँ हैं। दिल्ली में एक मंडी है, वहाँ बड़े संपादक, बड़े प्रकाशक, बड़े साहित्यकार बैठते हैं, वो सर्टिफिकेट बांटते हैं कि देहरादून का नंबर 1 साहित्यकार ये, भोपाल का ये, और फलां जगह का ये, और वो फ्रेम बनाते हैं। उन्होंने फ्रेम बना दिया कि अब आज से ये कहानी, इस तरह की कहानियाँ दलित का साहित्य माना जाएगा। तो पता चला पूरा देश ही दलित साहित्य लिखने लग गया। फिर उनको लगा कि यार अब ये तो बहुत गर्दा भर गया। फिर उन्होंने एक नया फ्रेम, ना ये नहीं, अब ये स्त्री साहित्य है, ये फ्रेम है जो इस खांचे में फिट होगा। अब जब आप साहित्य को खांचों में फिट करते हैं, चाहे वो वैचारिक खांचा है या कोई, तो फिर साहित्य छोटा हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया के दौर में आप हिंदी साहित्य को किस रूप में देख रहे हैं? पंचोली जी, ये अच्छा प्रोग्रेसिव है। हाँ, प्रोग्रेसिव है। उसमें कोई एक जरूर समस्या है, जैसे कि हमारे कई साथी भी कहते हैं कि जब एक हमारे ज़माने में जब हम लोग एक कहानी या कविता भेजते थे तो वो संपादक मंडल से होकर गुजरती थी। अगर वो सही है तो किताब में जगह पाएगी, नहीं है तो वापस आएगी, कुछ संशोधन के साथ दोबारा आएगी। सोशल मीडिया में क्या है, आप लिखिए और उसको फ्लोट कर दीजिए। लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस सोशल मीडिया ने हमारे सामने बहुत सारी नई प्रतिभाएं लेकर आया है ये, और कई लोगों को अवसर दिया है। और वो ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा इसने क्रांतियाँ कर दी हैं। आप सोच सकते थे कि अरब जैसे देश में, मिस्र में किसने कहा था क्रांति हो जाएगी? कहाँ से हुई? यहीं से तो हुई। यहीं से हुई, बिल्कुल। तो ये तो बहुत क्रांतिकारी माध्यम है, स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, एक लंबा सफ़र ये कि आम तौर पे जब कोई सरकारी सेवा करता है या कोई भी किसी भी सेवा की उम्र 35 साल होती है या ज़्यादा अधिक 40 साल वो, लेकिन उसके बाद वो बहुत लड़खड़ा जाता है। लेकिन ये तो साहित्य रंगमंच एक ऐसा विषय है कि आप इसको जब तक सांसें रहेंगी तब तक आप कर सकते हैं। 34-35 साल का सफ़र कैसे तय हुआ? अगर आप कुछ स्टेप बता सकते हैं।
पंचौली जी एक इतना लंबा सफर बहुत ना, एक चीज़ ज़रूर रही पंचौली जी, जैसे 34-35 साल गिनने में तो बहुत लग रहा है, पर जब आप उसको अतीत में झांक कर आपके देखते हैं, साहित्यिक बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ, अगर आपने शुरुआत की है तो इतने हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है, 3 दशक तो हो ही गए लिखते हुए। अगर आप लगातार पढ़ने, मैं आपको ये बात ज़रूर शेयर करूं कि मैं जितना लिखता हूं उसके कम से कम 30 गुना मैं पढ़ता हूं। अगर मैं एक कहानी लिख रहा हूं तो उस दरमियान मैं कितनी किताबें पढ़ चुका होता हूं। आप मेरे घर में कभी आएंगे तो मेरा जो बेडरूम आपको मिलेगा उसके चारों तरफ किताबें, किताबों के बीच जब आप रहते हैं तो आपको एक परिवेश मिलता है। इस बीच पंचौली जी बहुत हमारे साथ के, मेरे समय के ही बहुत सारे मित्र जो बहुत अच्छा लिखते थे, फिर वो नौकरियों में गए, परिवारों में व्यस्त हुए। मैंने एक चीज़ ज़रूर तय की कि चाहे नौकरी हो, परिवार हो, बीमारियां हो, कोई भी संतरास हो, मेरा जो सृजन का समय है, क्योंकि बिना सृजन के आप रह नहीं सकते, आप जी नहीं सकते। भाई विचार तो आएंगे, परिस्थितियाँ भी होंगी, आपको व्यक्त भी करना ही है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि इतना लंबा दौर, इतना ज़रूर है कि आप मांझते हैं अपने को। मैं आज भी अपनी जब शुरुआती दौर की कहानियाँ देखता हूँ तो बड़ी बचकानी सी लगती हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि आज से 20 साल 10 साल बाद जब आज के दौर की कहानियाँ आप पढ़ते हैं? हाँ, कभी कभी गुजरता हूँ वहाँ से कि भाई कोई पुराना संग्रह निकाल दिया, कोई पुरानी पत्रिका, तो लगता है कि यार ये क्या बचकानी सी बातें हैं। पर अब लगता है कि फिर 10 साल बाद आज की कहानियाँ पढ़ूंगा तो फिर वो बचकानी लगेगी। ये अनुभव के साथ और जैसे जैसे आप पढ़ते हैं पूरे विश्व साहित्य को तो ये बातें समझ में आती हैं। अच्छा, आप ही से चर्चा में एक बार बात निकली कि हेमंत नंदन बहुगुणा ने आपको चिट्ठी भेजी। अब वो तो बहुत छोटा सा प्रसंग है, पर हिमालय के तो बड़े नेता हुए ना। नहीं, मेरे लिए छोटा प्रसंग है। बहुगुणा जी तो विराट व्यक्तित्व थे, हेमंत नंदन बहुगुणा विराट। वो हुआ क्या पंचौली जी कि मैं लगभग मेरे ख्याल से छठवीं क्लास से मैं पेंटिंग और ड्राइंग और ये सब करने लग गया था, छुटुर पुटुर लिखने भी लग गया था। वो नकल करते थे केवल, भाई कोई कविता कहीं, वो तो उसी तरह की आपने भी लिख, किसी कहानी को उतार करके अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करके बना दिया। तो एक अखबार में मैंने उस समय इस तरह के अमर उजाला, हिंदुस्तान और ये जो मेन स्ट्रीम के हमारे अखबार हैं, इनके इतने सारे एडिशन, एक ही एडिशन होता था। अच्छा। तो दैनिक जागरण 2, मुझे आज भी उसका पता याद है, 2 सर्वोदय नगर कानपुर से दैनिक जागरण छपता था। अच्छा। अब मैंने एक आलेख लिखा, क्योंकि मैं दूरस्थ पहाड़ में था, तो गाँव में आप क्या करेंगे, सोचेंगे, कुछ लिखेंगे। एक बचकाना सा वो गढ़वाली गीतों के आधार पर एक आलेख लिखा, करुणा की पर्याय है पर्वतीय स्त्री, को इस तरह का। और गढ़वाली गीतों के आधार पर एक आर्टिकल सब बना के मैंने वो दैनिक जागरण को भेज दिया और आश्चर्य है वो दैनिक जागरण में छप गया। अच्छा। उस समय पूरा अखबार ब्लैक एंड व्हाइट आता था, केवल वो जो वीकली एडिशन होता था संडे वाला वो कलर्ड होता था। अब उसमें छपा तो वो अखबार भी गया। मुझे भी लगभग 3 हफ्ते बाद जब उन्होंने बाई पोस्ट वो अखबार की कटिंग भेजी तब पता चला ये छप गया है। उससे पहले मैं अभी किसी बड़े अखबार में छपा भी नहीं था। कभी अखबारों को लेटर टू एडिटर जो होता है, संपादक के नाम पत्र, उस टाइप के छपते थे। वो आलेख छप गया। अब वो आलेख बाद में हो सकता क्या, जाहिर सी बात है वो बहुगुणा जी ने पढ़ा होगा। अच्छा। तो उन्होंने, क्योंकि उसमें कहीं पता तो था नहीं, उसमें तो नाम था मुकेश नौटियाल, तो उनको नौटियाल से उन्होंने रिलेट किया होगा, गढ़वाल से है या तो नोटिस से होंगे या जो भी कहीं से भी, पर होंगे तो पहाड़ से ही। तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, उन्होंने संपादक को फ़ोन किया होगा कानपुर, तो उन्होंने पता दिया होगा। फिर जब उन्होंने पता दिया तो उनका एक पोस्ट कार्ड आया मेरे पास, सिंपल सा, वो घर के पते पर। अच्छा। गांव के पते पर, गांव का ही पता मैं देता था, ग्राम पुनाड़, पोस्ट ऑफिस रुद्रप्रयाग। तो कि आदरणीय नौटियाल जी, आपका आलेख पढ़ा और बहुत अच्छा लगा, और अच्छा। इसमें पर्वतीय स्त्री को की वेदना आपने जिस तरह से। अच्छा, जब वो चिट्ठी आई तो काफ़ी तहलका मचा, क्योंकि खुला था पोस्ट कार्ड। हमारे गांव के कलीराम सेमवाल भाई साहब थे, वो पोस्टमैन होते थे, अब नहीं रहे। तो उन्होंने सब जगह कि यार मुकेश को चिट्ठी आ रखी, यार बहुगुणा जी की चिट्ठी आ रखी। वो उनका लोक दल था, वो जो हल चलाते हुए वो बैलों की जोड़ी। अब पंचौली जी जब वो चिट्ठी आई तो मैं भी फूला, होता ही है, पूरे इलाके में, बाजार में, गाँव में चर्चा हो रही है। मैंने भी पढ़ा। अब एक 8वीं 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं। मैं इतना एक भावावेश में मैंने पूरे 13-12 पेज की चिट्ठी उनको लिख दी, मैं तो साहब ये हूँ और अब वो चिट्ठी गई। तब बहुगुणा जी को लगा कि यार ये तो बच्चा है, कोई छोटा लड़का है। अब देखिए पंचौली जी, समझने वाली बात है, कैसे राजनेता थे।
ये युग है, एक वो युग था, बहुत लंबा 3-4 दशक का ही तो अंतर है। मैं उनको कभी मैंने कहीं नहीं लिखा था पूरी चिट्ठी में कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़, मैंने तो अपने उद्गार व्यक्त किए थे उसमें। वो आधा से ज़्यादा तो उनका प्रशस्ति गायन एक बच्चा जैसा लिख सकता है। मेरा कोई बहुत पढ़ना लिखना भी, थोड़ा बहुत मैगजीन जो पढ़ते थे। अब उसके बाद बहुगुणा जी ने, उन्होंने केवल नाम देखा कि यार ये पुनाड़ गाँव, कैसा उन लोगों को पूरा भूगोल इलाके का पता होता था, जबकि उस समय वो वैश्विक स्तर के नेता हो गए थे। बहुगुणा जी, रूस उनको बहुत मानता था क्योंकि तब यूएसएसआर था, संयुक्त रूप से था पूरा, और उनका बड़ा अच्छा तारतम्य था। वैश्विक स्तर पे भी थे और भारतीय स्तर पे तो थे ही। भाई जो इंदिरा गांधी से सीधे टकरा सकता है जो शख्स, तो आप समझ सकते हैं। उनको केवल एक अनुमान था कि यार ये बच्चा अगर पुनाड़ गांव का है तो जीआईसी रुद्रप्रयाग में पढ़ता होगा। और कोई जीआईसी था ही नहीं। और दूर दूर तक जीआईसी नहीं था। मेरे गांव के सामने जीआईसी था। उन्होंने 251 रुपये का मनी ऑर्डर दिल्ली से भेज दिया। लोधी नगर कहीं वो रहते थे, लोधी रोड दिल्ली में कहीं रहते थे। अब जब वो 251 का वो आया इंटर कॉलेज में, वही खलीराम भाई साहब लेके आए, तो फिर स्कूल में बहुत तहलका मच गया। बहुगुणा जी ने मुकेश को मनी ऑर्डर भेजा है। तो हमारे एक केशवदेव शर्मा थे, हमारे यूपी के कहीं के, वो बहुत सख्त प्रिंसिपल थे। तो वो आया, सेवादार आया कि भाई इस नाम करके लड़के को प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। मैं उस ज़माने में पीरियड टपने का वो था, आखिर 7-8 पीरियड में टप के घर निकल जाता था। मुझे लगा कि मार पड़ने वाले बहुत सख्त प्रिंसिपल थे। डरते डरते गया तो वहाँ टीचर भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब और खलीराम भाई साहब भी बैठे हुए हैं। तब ऑर्डर लग गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो लग गया कि केवल मामला पिटाई का तो नहीं है। अच्छा, बहुगुणा जी को कैसे जानते हो? तो मैंने कहा कि साहब ऐसे उनकी चिट्ठी आई थी, तो मैंने चिट्ठी लिख दी। मैंने चिट्ठी लिख दी। तो उसके बाद खलीराम भाई ने बुलाया, वो मेरे से साइन कराए और पैसे दिए। उसमें उन्होंने वो भी जो एक छोटी सी पर्ची मिलती थी, वो भी दे दें। वो पंचोली जी, उसके बाद मेरे स्कूल ने, मेरे इंटर कॉलेज ने ये जाना कि मैं लिखता भी हूँ। उससे पहले तो किसी को पता नहीं था पता। हाँ, उसके बाद तब मेरी जो छवि बनी वहाँ कि भाई ये बच्चा लिखने पढ़ने वाला है, और मुझे लगता है कि वही प्रेरणा फिर बनी जिससे मैं लगातार अपना लेखन यात्रा को जारी रख सका। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सोशल मीडिया का दौर आया, साहित्य का दौर भी हिमालय की तरफ बढ़ रहा था, तो रुद्रप्रयाग का एक नौजवान बड़ा साहित्यकार हो गया अब, और अगर सोशल मीडिया का दौर हो रहा तो रुद्रप्रयाग के ही लोग जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वही है, रुद्रप्रयाग के लोग हैं पूरे उत्तराखंड। पंचोली क्या रुद्रप्रयाग में क्या है ऐसा? पंचोली जी, ये कुछ तासीर होती है किसी इलाके की। जैसे अल्मोड़ा एक शहरी तो है अल्मोड़ा, पर अल्मोड़ा प्रतिभाओं की खान है। पौड़ी एक भाई मंडल मुख्यालय ही है, लेकिन पौड़ी से आपको बहुत सारे कल्चरल माने सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सारे नाम मिलेंगे। वहाँ अगर पौड़ी के सामान्य घर में भी आप जाएंगे तो आपको हारमोनियम मिल जाएगी वो वहाँ का। तो इसी तरह से रुद्रप्रयाग भी आप कह सकते हैं कि भाई वहाँ से अब जब युग बदला, आप ये भी कह सकते हैं कि रुद्रप्रयाग चमोली पहले मेन स्ट्रीम से थोड़ा उपेक्षित भी रहा होगा। जैसे उनको एक कनेक्शन मिला तो प्रतिभाएं, तो वो जो ठीक वैसा ही होता है ना कि जैसे आप बहुत समय से आप अंदर दबे हुए हैं और जैसे आपको चैनल मिलेंगे तो पूरा चैनलाइज हो जाती है ऊर्जा। कुछ इस तरह का कोई किस्सा है भाई जी 35 साल का, एक बढ़िया सा किस्सा सुना दीजिए, भला बुरा जो भी है। किस्सा एक तो यही था, बाकी लेखन की दुनिया में तो तमाम तरह के किस्से होते ही रहते हैं। कई मैं इस पूरे ड्यूरेशन में मुझे ताज़ा किस्सा याद आता है। तो परसों ही हम एक कार्यक्रम में थे, पंकज बिष्ट को विद्यासागर नौटियाल सम्मान मिला अभी हाल में ही। तो उसी पर ही मैं, विद्यासागर नौटियाल जी मेरे बड़े वो रहे वैचारिक रूप से, बेशक मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं होता था। मैं कई बार उनको, मेरे से बहुत चिढ़ते भी थे वो, क्योंकि मैं कुछ बोलता था तो वो एकदम बड़े एग्रेसिव थे ना वो। तो इस मामले में जैसी आप उनके कम्युनिज्म पे एक शब्द कहेंगे तो वो सीधे और विकराल हो जाते। तो उस बहाने मुझे उनको वो कम्युनिस्ट दर्शन उनसे बहुत सुनने को मिला। मैं उनको चिढ़ाता रहता था। फिर वो जब धारा प्रवाह बोलते थे तो मेरे लिए तो वो पूरा नया ग्रंथ बन जाता था। तो विद्यासागर नौटियाल जी को पहल सम्मान मिलना था
और पहल सम्मान के लिए यहाँ पर उस ज़माने में, ये सन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहुत पुरानी बात है, तो यहाँ पर पूरी पहल की पूरी टीम आई थी, तो उसमें राजेंद्र यादव भी आए थे। अच्छा। और नामवर सिंह भी आए थे। अच्छा। बड़े बड़े लोग आए थे पूरा। भाई विद्यासागर नौटियाल एक बड़ा नाम था। हाँ। नौटियाल जी का फरमान आया मेरे को कि भाई तुम एक दिन पहले आ जाना, तुम तो ये तो हमारे घर का तो आना ही था मुझे। हाँ। मैं आ गया था वहाँ D8 नेहरू कॉलोनी में वो रहते थे। अब मैं आया तो पंचोली जी उस दौर में मुझे शाम को जब वहाँ पर बैठे हुए तो मैंने देखा नामवर सिंह के पास, अच्छा मेरे पास मैं वो पान पराग खाने की मुझे आदत थी। अच्छा। दुर्भाग्य से अभी भी है, उस समय भी थी। अच्छा, अभी भी है। हाँ वो अब वो उस पूरे नेहरू कॉलोनी इलाके में तब दुकानें नहीं थी। रात के 8, साढ़े 8, 9 बजे सर्दियों की बात, दुकानें बंद हो गई। अब वो मेरा पान पराग ख़त्म हो गया, अब तलब तो लग रही कहाँ जाए। मैंने देखा कि नामवर सिंह वो खा रहे हैं, उनके पास बाबा ब्रांड का एक बड़ा सा वो घर में बनाते थे कुछ। वो मुझे टेस्ट करके लगा कि वो बाजार में नहीं मिलता था, वही होगा, वो होममेड रहा होगा उनका कोई। तो मैंने कहा यार टपाना तो है, कैसे टपाऊं। अब जब उन्होंने चाय चुई पी वो किया तो उन्होंने वहाँ पर वो रखा, जैसे ये रखा यहाँ पे, तो मैं सेवादार तो था ही, वो करते करते मैंने वो हाथ मारा, अपना गया पूरा अपना जितना मेरे वो था खाया, मैंने जेब में रख दिया। अब वो चाय पीने के बाद फिर उनको तलाश हुई कि उन्हें कि यार मेरा वो था कहाँ गया कहाँ, सब ढूंढा ढांडी हो गई, सब इधर उधर हो गया, तो मिल ही नहीं रहा। भाई नामवर सिंह का पान पराग खो गया तो बड़ी घटना है वो, तो सब ढूंढ रहे हैं। अब वो फिर मैं पीछे से गया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा साहब ये है उनका, ये भी ऐसी कुर्ता सा, मैंने कहा साहब ये है। यूं देखा उन्होंने कौन है, तो मुंह से खुशबू भी आ गई वो पान पराग की। तो हाँ, तो तब उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने नौटियाल जी को कहा कि यार नौटियाल तुम हो सारे साथिर। बाद में जब उन्होंने वो कहा तो वो घटना, इस तरह के साहित्यकारों के साथ बहुत सुंदर पर आप सिद्धांतों में बड़े ऐसे लोग कहते हैं कि मुकेश नौटियाल बहुत सिद्धांतवादी है। पंचोली जी इसका कई बार नुकसान भी होता है, कई मेरे मित्र नाराज भी होते हैं इस बात से, पर मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत बड़ी बड़ी बौद्धिक बातें करते हैं और बड़ी बड़ी क्रांतियों को करने की बात करते हैं। कम से कम पूरी तरह मनुष्य तो हम भी नहीं बन भाई, सारे जितने सारे प्रलोभ, सारे लालच, सारे लोभ मेरे अंदर भी होंगे, पर कुछ तो हमको मर्यादा रखनी चाहिए। तो हर जगह समझौता करना और हमेशा अपने लाभ के लिए वो मेरे से नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य के लिए आपका वो इस तरह के भी आपका नाम गया, तो आप अपने सिद्धांतों पे अड़े रहे। इस तरह का और भी जगह कई प्रसंग है, मुझे वो भी ठीक नहीं लगता कि भाई प्रेम पंचोली कहें कि नौटियाल जी ये फॉर्म भर के दो कि आपको सम्मानित करना, मैं लिख रहा हूँ कि मुझे सम्मानित करो। कितना ख़राब सा लगता है, उस सम्मान की ज़रूरत क्या है भाई। आप कहें, कोई तीसरा आदमी कहे कि भाई ये आदमी अच्छा लिख रहा है या इस आदमी ने अच्छा लिखा है, तो इनको वो तो समझ में आता है, पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, काहे के लिए कर रहा हूँ कि मुझे पुरस्कार दिया जाए, तो बड़ा ख़राब सा लगता है। बिल्कुल, मुकेश नौटियाल जी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और कहानीकार मुकेश नौटियाल आज हमारे स्टूडियो में थे। और छोटी छोटी बातें आपने सुनी होगी कि अगर हम कहानी बुनते हैं तो उसकी शिल्प भी उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि हमें अपने उसूलों पे कितने मजबूती ढंग से अपनी बात को रखती है। उन्होंने ये भी बताया कि एक कहानी को जीने के लिए आपको सालों भी लग सकते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि निरंतर अध्ययनरत रहना चाहिए। अगर आप लिखते हैं तो उससे तिगुना चौगुना आपको पढ़ना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश नौटियाल, आपका आशीर्वाद हमें मिला, और बहुत सारे लोगों को सीखने के लिए आपको भी कुछ आपके जो आपने कहा वो लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। आज की कड़ी में बस इतना ही, अगली कड़ी को लेकर के ऐसी किसी खास शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।